एक तरफ मोदी तो दूसरी तरफ करीब करीब पूरा विपक्ष उस रणनीति के तहत हाथ से हाथ मिला रहा है जिससे कि 2024 के रण में किसी भी तरह बीजेपी के विजय रथ को रोका जा सके। और इसी मकसद से करीब 15 विरोधी दल एक मंच पर नजर आए और फिर शर्तों के पिटारे से सियासत की नई पटकथा लिख दी गई। विपक्षी पार्टी के नेताओं ने एक सुर में कहा कि यह विचारधारा की लड़ाई है, तो बीजेपी इसका जवाब देते हुए कह रही है कि 2024 में बीजेपी 300 पार करेगी। विपक्षी नेता ने कहा कि बीजेपी जीती तो फिर देश में चुनाव नहीं होंगे, तो इसके जवाब में बीजेपी ने कहा अकेले मोदी को नहीं हरा सकते। विपक्ष ने कहा इस बार हम लोग एक साथ चुनाव लड़ेंगे। तो जवाब आया कि विपक्ष कभी एकजुट हो नहीं सकता है। जब विपक्ष ने कहा कि देश को बचाने के लिए एक साथ आए हैं, तो बीजेपी ने कहा कि यह सिर्फ अपने स्वार्थ का गठबंधन है। यानी विपक्षी दलों की बैठक में सारी बातें हुई लेकिन सीटों के बंटवारे का फैसला नहीं हुआ और वो तस्वीर भी साफ नहीं हुई कि मोदी के सामने चेहरा कौन होगा। आप ये रिपोर्ट देखिए। नफरत की दुकान, सियासी पकवान और हिंदू मुसलमान के नाम विपक्षी पार्टियों का जुटान 24 के घमासान के लिए है। एक मोदी से लड़ाई में अब पटना से चढ़ाई हो रही है, लेकिन राज्यों की फाइट से अब कांग्रेस में माहौल टाइट है। छह राज्यों के मुख्यमंत्री, 15 दलों के नेता और सामने सिर्फ एक चेहरा नरेंद्र मोदी, जिसे हराने के लिए ये सारे दल मंथन करने लगे, लेकिन अभी तक उस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाए कि नरेंद्र मोदी के सामने चेहरा कौन होगा। एक फोटो सेशन चल रहा है, सारे विपक्ष के नेता एक मंच पर इकट्ठा हो रहे हैं और संदेश देना चाहते हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी को, एनडीए को और मोदी जी को चैलेंज करेंगे। मैं सारे विपक्ष के नेताओं को एक कहना चाहता हूं, कितने भी हाथ मिला लो, आपकी एकता कभी संभव नहीं है और हो भी गई तो कितने भी इकट्ठा होकर जनता के सामने आ जाइए। 2024 में 300 से ज्यादा सीटों के साथ नरेंद्र मोदी जी का प्रधानमंत्री बनना तय। बीजेपी ने साफ कर दिया है कि विपक्ष कभी एकजुट नहीं हो सकता और अगर ये हो भी गया तो नरेंद्र मोदी को हराने की क्षमता इनमें है नहीं, क्योंकि देश की जनता विकास के साथ है, न कि परिवारवाद के साथ। और 24 में 300 से ज्यादा सीटें बीजेपी हर हाल में जीतेगी। जो विकास का संकल्प लेकर एकजुट ना हो पाए, वो आपातकाल की छत्र छाया में एकजुट हो रहे हैं। एक नेता घर से निकलते कह रहा है कि पता नहीं वहां क्या होगा, दूसरा नेता कह रहा है जो होगा देखा जाएगा, तीसरा नेता कह रहा है मेरा नहीं देखोगे तो कुछ नहीं देखा जाएगा। बिहार के सीएम नीतीश कुमार के आवास पर करीब 4 घंटे तक विपक्ष की बैठक चली। बैठक में नीतीश को गठबंधन का संयोजक बनाने पर चर्चा हुई तो कई और मुद्दों पर मंथन भी हुआ। 1 अगेंस्ट 1 का फॉर्मूला, सबको कुर्बानी देनी होगी। दिल्ली का अध्यादेश, धारा 370 पर रुख। 1 अगेंस्ट 1 का फॉर्मूला नीतीश कुमार का है तो सबको कुर्बानी देनी होगी, ये ममता बनर्जी ने कहा। यानी अब क्षेत्रीय दलों के सामने इस बात की चुनौती है कि जिस कांग्रेस के वोटर को अपने पाले में लाकर उन्होंने सरकार बनाई, जिस कांग्रेस के वोटर को साध कर अपनी सीटें बढ़ा ली, क्या वो कांग्रेस के साथ कुर्बानी वाले तर्क पर साथ साथ हो पाएंगे? ये विचारधारा की लड़ाई है और इसमें हम सब एक साथ खड़े हैं। हम में जरूर थोड़ी डिफरेंसेस होंगी, मगर हमने ये निर्णय लिया है कि हम एक साथ काम करेंगे, फ्लेक्सिबिलिटी के साथ काम करेंगे और जो हमारी विचारधारा है जिसको हम शेयर करते हैं उसकी हम रक्षा करेंगे। दरअसल बीजेपी इस एकजुटता को परिवारवाद का नाम दे रही है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट में लिखा, पटना के गलियारों में चर्चा है कि मोदी फोबिया से सहमे परिवारवादी कुनबे जनता को गुमराह कर अपने भविष्य के लिए सीएमपी यानी करप्शन मैक्सिमम पॉलिसी पर चर्चा कर रहे हैं।
जिन राजनीतिक दलों का और उन दल के नेताओं का नारा हुआ करता था कि कांग्रेस हटाओ देश बचाओ, वही राजनीतिक दल और उसी दल के नेता आज कांग्रेस पार्टी की कठपुतली बने। 2024 के लोकसभा चुनाव में एक तरफ माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी होगी, भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन होगा, दूसरी ओर श्री राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी और उनके पीछे खड़े इस प्रकार के राजनीतिक दल होंगे। यानी एकजुट हो रहे विपक्ष में परिवारवाद, भ्रष्टाचार और पीएम फेस की मार पर बीजेपी ललकार रही है। लेकिन इन सब से इतर अगर विपक्षी पार्टियों के दिल मिल गए, आपसी मनमुटाव खत्म हो गया, तमाम शर्तों पर मुहर लग गई, तो 24 की तस्वीर कैसी होगी, ये अब बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। सरकार ने जैसे ही क्रांतिकारी फैसला लेते हुए क्रांतिकारी सावरकर को सम्मान दिया, वैसे ही सावरकर के नाम पर सियासत भारी हो गई। विपक्ष ने योगी सरकार के फैसले पर सवाल खड़े कर दिए तो समाजवादी पार्टी ने तमाम महापुरुषों का अपमान बता दिया। दरअसल यूपी बोर्ड ने अपने पाठ्यक्रम में बदलाव किया है। उत्तर प्रदेश बोर्ड के छात्र अब सिलेबस में सावरकर की जीवनी भी पढ़ेंगे। साथ ही सावरकर समेत 50 महापुरुषों की भी जीवनी पढ़ाई जाएगी। लेकिन जब सीएम योगी ने सावरकर को वीर और क्रांतिकारी कहा तो कांग्रेस ने सवाल खड़े कर दिए और सावरकर की जीवनी को सियासी मुद्दा बना दिया। तो वहीं समाजवादी पार्टी ने इसे महापुरुषों का अपमान बता दिया। आपको पूरी रिपोर्ट दिखाते हैं कि आखिर कैसे सावरकर पर दो धाराएं आपस में बढ़ती हुई नजर आ रही। सावरकर जी का व्यक्तित्व विशेषताओं से भरा था। शस्त्र और शास्त्र दोनों के उपासक थे। आमतौर पर वीर सावरकर को उनकी बहादुरी और ब्रिटिश राज के खिलाफ उनके संघर्ष के लिए जानते हैं, लेकिन इस सब के अलावा वे एक ओजस्वी कवि और समाज सुधारक भी थे, जिन्होंने हमेशा सद्भावना और एकता पर बल दिया। महान क्रांतिकारी, चिंतक, लेखक, वकील, राजनीतिज्ञ और राष्ट्रवादी विचारक वीर सावरकर की जीवनी अब किताबों के पन्नों पर छप चुकी है। उन किताबों पर जिसे उत्तर प्रदेश बोर्ड के बच्चे पढ़ेंगे और जानेंगे आखिर क्यों वीर सावरकर हिंदुत्व की बात करते थे, कैसे सावरकर ने अंग्रेजी हुकूमत के सामने भारत का लोहा मनवाया था। विगत 60 वर्षों से एक पुस्तक चलती थी, हमारे पूर्वज, वो 8वीं तक चलती थी और इसलिए चलती थी कि बच्चे जो हैं शुरू से ही अपने महान पुरुषों के बारे में जानकारी रखें। इसी प्रकार से जो हमारा संकल्प पत्र है उसमें ये दर्शाया गया है कि 50 ऐसे महान पुरुषों का जीवन चरित्र हम रखें, जिसमें हमारे वीर सावरकर जी भी है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद के तहत अब सिलेबस में विनायक दामोदर सावरकर की जीवनी को शामिल कर दिया गया है। बोर्ड परीक्षाओं के स्टूडेंट्स अब सिलेबस में अनिवार्य रूप से वीर सावरकर की जीवनी पढ़ेंगे। लेकिन अब इस पर भी सियासी विवाद शुरू हो गया है। उनके समर्थकों और विरोधियों के अपने अपने दावे हैं। इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण क्या हो सकता है कि जिन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के खिलाफ मुखबिरी करने का काम किया, अंग्रेजों से 65 रुपए पेंशन पाते थे और उन्होंने बाकायदा माफीनामा लिखा जिसमें लिखा कि मैं कभी स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन में भाग नहीं लूंगा। और उन्होंने लगातार देश की आजादी की लड़ाई, जिसको लेकर लाखों लाख हमारे देश के वीर शहीद हुए, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी फांसी चढ़ गए, उनके खिलाफ अभियान चलाने का काम किया। ऐसे लोगों को पाठ्यक्रम में शामिल करना दुर्भाग्यपूर्ण है। तमाम ऐसे लोगों, योद्धाओं का नाम छुपाया गया था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के केंद्र में सरकार आने के बाद उन तमाम अनाम जो हमारे योद्धा थे, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, समाज सुधारक थे, सामाजिक कार्यकर्ता थे, उन सबको आज सम्मान दिलाने का काम हो रहा है और इसीलिए उनके नाम पाठ्यक्रम में शामिल किए जा रहे हैं ताकि आने वाली पीढ़ी उनके नाम, उनके व्यक्तित्व, उनके कृतित्व से परिचित हो सके। वीर सावरकर को यूपी बोर्ड के सिलेबस में शामिल कर उस गलती को भुलाया जा रहा है जिसे अभी तक नजरअंदाज किया जा रहा था। कई दफा तो वीर सावरकर को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी विवादित बयान भी दे चुके हैं, जिसके बाद वो अपनों के ही निशाने पर आ गए थे। लेकिन जैसे ही यूपी बोर्ड में सावरकर का नाम शामिल हुआ, सियासी बयानबाजी शुरू हो गई। अगर सावरकर का इतिहास पढ़ाया जाएगा तो उन हजारों क्रांतिकारियों का अपमान है जिन्होंने फांसी के फंदे को चूमा भारत माता की आजादी के लिए,
सीने पर गोली खाई भारत माता की आजादी के लिए, और ये देश आजाद हो इसलिए पूरा जीवन जेल में बिता दिया। अगर उनका अपमान करके एक माफी वीर को अगर आदर्श बीजेपी सरकार बनाना चाहती है तो इसका जवाब ये देश और जनता दोनों देंगे। हमारा मानना है कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का संविधान भी पढ़ाया जाना चाहिए उसके साथ साथ, ताकि संविधान में जो चीजें समाज के हित के लिए जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कानून लिखा है उसकी जानकारी जब उसको होगी तब वो आगे बढ़ेगा। सावरकर को सिलेबस में शामिल करने के पीछे की वजह साफ है, क्योंकि उन्होंने कई प्रेरणादायक बातें कही थी जिसे बच्चों तक पहुंचाना जरूरी है। जैसे उन्होंने कहा था, कर्तव्य की निष्ठा संकटों को झेलने में, दुख उठाने में और जीवन भर संघर्ष में ही समाविष्ट है। यश अपयश तो मात्र योगायोग की बातें हैं। हालांकि उनके समर्थकों और विरोधियों के अपने अपने दावे हैं, लेकिन इन दावों से अलग सावरकर को लेकर पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के ओजस्वी भाषण को खूब सराहा जाता है। सावरकर माने तेज, सावरकर माने त्याग, सावरकर माने तप, सावरकर माने तत्व, सावरकर माने तर्क, सावरकर माने तारुण्य, सावरकर माने तीर, सावरकर माने तलवार, सावरकर माने तिलमिलाहट। कितना सटीक चित्रण किया था अटल जी ने। अटल जी की इन पंक्तियों के क्या मायने हैं, अब उत्तर प्रदेश के बच्चे किताब में पढ़ पाएंगे और वीर सावरकर को समझ पाएंगे, जिसे अब तक समाज के सामने राजनीतिक द्वेष के चलते दूर रखा गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। एक बार फिर एक देश एक कानून पर चर्चा शुरू हो गई है। इस बार सीएम योगी ने भी यूसीसी को देश के लिए जरूरी बताया है। दरअसल डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई और कहा गया कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने नारा दिया था कि एक देश में 2 प्रधान, 2 विधान और 2 निशान नहीं चलेंगे, इसलिए यूसीसी लागू होना जरूरी है। तो दूसरी तरफ ओवैसी ने एक बार फिर से एक देश एक कानून का विरोध किया, लेकिन समर्थन और विरोध के बीच यह भी जानना जरूरी है कि यूसीसी लागू होने से क्या क्या होगा। तो आपको बताते हैं, देश की सभी धर्मों के लिए एक जैसा कानून होगा। शादी की उम्र और तलाक के लिए एक जैसा कानून ही लागू होगा, यानी मुस्लिम 4 शादियां नहीं कर पाएंगे और साथ ही विरासत, गोद लेने, गुजारा भत्ते के लिए भी एक ही कानून लागू हो जाएगा। पिता की संपत्ति में भी बेटे बेटियों को एक जैसा अधिकार मिलेगा और साथ ही अलग अलग धर्मों में मैरिज कानून भी खत्म हो जाएंगे और सभी समुदाय को एक समान अधिकार भी मिल पाएगा। लेकिन इसका भी विरोध खास धर्म पर सवालिया निशान लगा रहा है। भारत का पूरा कानून, भारत के सभी प्रकार की व्यवस्थाएं जम्मू कश्मीर के अंदर भी लागू होंगी और वहां पर लोकतांत्रिक प्रक्रिया पूरी मजबूती के साथ बहाल होगी। उसमें हमने कहा था कि इस देश को यूनिफॉर्म सिविल कोड की जरूरत नहीं है, वो पूरा वहां पर है। उसके बाद लॉ कमीशन ने भी कह दिया कि अब यूनिफॉर्म सिविल कोड की देश को जरूरत नहीं है। अब नया लॉ कमीशन ने फिर से एक एक्सरसाइज शुरू की है जो हम समझते हैं गैर जरूरी है और उन्होंने अपनी राय देने के लिए कहा है। हमारी पार्टी जरूर अपने ओपिनियन देगी उनको बनाकर, और जब देगी वो आपसे इंशाल्लाह आप तमाम मीडिया के जिम्मेदारों से हम शेयर करेंगे। उत्तर प्रदेश का नोएडा देश के बड़े आईटी, मैन्युफैक्चरिंग और रोबोटिक्स हब के रूप में शुमार हो रहा है और आने वाले समय में ग्रेटर नोएडा में बने रोबोट चीन की कंपनियों को टक्कर देते नजर आएंगे। दरअसल ग्रेटर नोएडा में बनी देश की सबसे बड़ी रोबोटिक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का उद्घाटन होने जा रहा है और सीएम योगी आदित्यनाथ इसके लिए नोएडा पहुंच रहे हैं। उससे पहले आपको दिखाते हैं कि क्या खास है इस रोबोटिक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में। ग्रेटर नोएडा के कासना में बनी ये देश की सबसे बड़ी रोबोट बनाने वाली मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। सीएम योगी आदित्यनाथ नोएडा के दौरे पर आ रहे हैं और उसी दौरे के बीच में वो इस रोबोटिक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का उद्घाटन करने वाले हैं। एडवर्ब टेक्नोलॉजी नाम की रोबोटिक फैक्ट्री 6 लाख स्क्वायर फीट के क्षेत्रफल में बनी है। देश की सबसे बड़ी रोबोटिक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का उद्घाटन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 25 जून को करेंगे। आपको बता दें, समय हम उसी रोबोटिक फैक्ट्री में हैं और आपको तस्वीरें दिखाना चाहेंगे किस तरीके से मेक इन इंडिया और स्टार्टअप इंडिया के तहत
ये एक मिसाल के तौर पर देखी जा रही है। यहाँ पर जो भी काम है वो रोबोट्स करते हैं, रोबोट कमांड देते हैं और इस रोबोटिक फैक्ट्री की क्षमता 50,000 से ज्यादा रोबोट प्रतिवर्ष बनाने की है। सारा काम यहाँ पर रोबोट करते हैं, सिर्फ कमांड के तौर पर जो कमांड दिया जाता है वो यहाँ पर जो एम्प्लॉयज हैं जो यहाँ पर काम कर रहे हैं वो देते हैं। आपको तस्वीरें दिखाना चाहेंगे किस तरीके से यहाँ पर प्रॉपर जो सेटअप है वो पूरी तरीके से जो है वो हाईटेक सुविधाओं से लैस है। ये मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हर साल 50,000 रोबोट बनाने की क्षमता रखती है। हाई लेवल पे हम लोग इस तरह पे तैयारी कर रहे हैं ताकि चूंकि इतना ये हमारे देश का सबसे बड़ा रोबोटिक्स फैक्ट्री है तो हम भी उस लेवल पे तैयारी कर रहे हैं ताकि इसका एक अच्छे और भव्य तरीके से इसका जो है इनॉग्रेशन किया जा सके। अच्छा, बात करें तो इस रोबोटिक फैक्ट्री में किस किस तरीके के रोबोट्स हैं? देखिए हम एक वो भी देख पा रहे हैं कि ट्रेन नुमा एक रोबोट आ रहा है, इसका काम क्या है? सर बेसिकली जो है ये सिस्टम है ASRS, दिस इज ऑटोमेटेड स्टोरेज एंड रिट्रीवल सिस्टम। सो ये क्या करता है कि हवा में स्टोरेज करता है। सो लाइक जैसे कि अभी देख रहे हैं, अभी ये जा रहा है कन्वेयर से, ये पैलेट लेकर गया, अब ये अंदर लेकर जाएगा, जिस बेस पर जहां से जिस हिसाब से कमांड दी जाती है वो वहां पर जाकर के ये इसको स्टोर करता है। अच्छा, इस फैक्ट्री की ये फैक्ट्री एक तो कितने बड़े स्केल पे, मतलब एरिया कितना है, कितने लोग यहाँ पर अभी फिलहाल काम कर रहे हैं और इसकी क्षमता कितनी है, कितने रोबोट्स बना सकती है साल में? तो सर बेसिकली जो है ये कंपनी जो है करीब 6 लाख स्क्वायर फीट पे है बनी हुई है और सालाना इसका जो उत्पादन जो क्षमता होगा वो 50,000 रोबोट जो है वो सालाना ही उत्पादन क्षमता इसकी है। कंपनी फिक्स्ड और फ्लेक्सिबल इंडस्ट्रियल रोबोट बनाती है। इन स्वचालित रोबोट में ऑटोमेटेड स्टोरेज और पैलेट शटल जैसे कई सिस्टम शामिल हैं। के रोबोट्स हैं, मतलब बेसिकली ये क्यूरोसिटी हर आदमी के उसमें रहती है जहन में। आप लोग जैसे हम लोग ये देख पा रहे हैं एक ट्रेन नुमा चीज है जो वजन उठा के और रखकर, इस तरीके के और तमाम किस तरीके के रोबोट हैं, किस और हम लोग और रिसर्च एंड डेवलपमेंट में आपके जो विंग होगी हम लोग किस तरफ बढ़ रहे हैं? सर हमारे पास में एडवर्ब के पास में काफी बहुत हाई लेवल, बहुत ही उच्च कोटि की क्षमता है और हमारे पास बहुत वेरियस टाइप के रोबोट हैं। चाहे मैं बात करूं लाइक जैसे आपने देखा ASRS की बात करें, चाहे AMRs की बात करें, चाहे हम लोग ZPs की बात करें, तो चाहे हम लोग RGV की बात करें, सो दीज आर दी रोबोट्स नेम बेसिकली। सो यस, वी हैव मल्टीपल टाइप ऑफ प्रोजेक्ट लाइक रोबोट्स हियर। रोबोट की मांग दुनिया भर में बढ़ रही है। ई-कॉमर्स, लॉजिस्टिक और FMCG कंपनियों में रोबोट की डिमांड है। ऑस्ट्रेलिया, नीदरलैंड, सिंगापुर, यूरोप सहित दूसरे देशों में रोबोट का निर्यात होता है। न्यूज 18 के लिए ग्रेटर नोएडा से हिमांशु शुक्ला की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अमेरिका में भी जलवा देखने को मिला है। दुनिया ने भारत अमेरिका की साझा शक्ति देखी। पीएम मोदी ने अमेरिकी संसद के दोनों सदनों को संबोधित किया। पीएम मोदी के 58 मिनट के भाषण में अमेरिकी सांसदों ने 80 बार तालियां बजाई, 15 बार स्टैंडिंग ओवेशन भी दिया। पीएम मोदी के साथ सेल्फी और ऑटोग्राफ लेने की होड़ भी मच गई और हर कोई पीएम मोदी के साथ सेल्फी लेना चाहता था, ऑटोग्राफ लेना चाहता था। प्रधानमंत्री ने जब अपना भाषण समाप्त किया तो सांसदों और भारतीय समुदाय के लोगों ने तालियां बजाकर स्वागत किया। वे उनका ऑटोग्राफ लेने और उनके साथ सेल्फी लेने के लिए दौड़ पड़े। उन्होंने पीएम मोदी से बातचीत की, भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे भी लगाए। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि अमेरिकी कांग्रेस को संबोधित करना गर्व की बात है। तो ये 8 तस्वीरें आप देख रहे हैं जब यूएस संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाषण दिया, उस वक्त की तस्वीर है और 58 मिनट का ये संबोधन। और उसके बाद भाषण के बीच जब तालियों की गड़गड़ाहट सुनाई दी और सम्मान किस तरीके से पीएम मोदी का किया गया और यूएस संसद में मोदी के नारे भी लगाए गए। सेल्फी लेते हुए सांसद नजर आए, वो भी तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। और ऑटोग्राफ की होड़ मची, यानी कि हर कोई पीएम मोदी के ऑटोग्राफ लेना चाह रहा था। और स्टेट डिनर का आयोजन किया गया। व्हाइट हाउस में किस तरीके से स्वागत किया गया। आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है। अभी तो सूरज उगा है। दृढ़ निश्चय के साथ चलकर
हर मुश्किल को पार कर घोर अंधेरे को मिटाते। घोर अंधेरे को मिटाने अभी तो सूरज उगा है। अमेरिका के व्हाइट हाउस में आयोजित स्टेट डिनर में रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी, उनकी पत्नी नीता अंबानी सहित भारत के कई बड़े उद्योगपति भी शामिल हुए। मुकेश अंबानी ने पीएम मोदी की अमेरिकी यात्रा को ऐतिहासिक बताया। It's a historic visit for both our countries. बहुत ज्यादा मजबूत है। It's a historic visit for both our countries. बहुत ज्यादा मजबूत है। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। लाख टके की बात में इतना ही। आगे आपको दिखाएंगे मंदिर माला प्रोजेक्ट आस्था का दिव्य पथ।